Hello everyone, welcome back to Dhruv Science Maths Point. I Kavita. We have already understand the important concepts of chapter 3 tissues in action, and now it's time to check how well we can apply those concepts to our NCERT questions. Today we are going to cover pause and ponder and revise, reflect and refine with complete explanation. So stay focused, keep your NCERT book with you, and let's begin our NCERT questions of tissues in action. So here we are with our first pause and ponder. You may have noticed that fibers of coconut husk are hard and brittle, whereas the leaf stalks of coriander are soft and flexible. Find out the reason. आपसे पूछा गया कि कोकोनट हस्क जो है हार्ड एंड स्टिफ है, जबकि कोरिंडर यानी जो धनिया है इसका जो स्टॉक है यानी स्टेम जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है. क्यों? इसके पीछे का कारण देना है. तो सिंपल सी बात है, कोकोनट का जो हस्क है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटियस टिश्यू या स्क्लेरेनकाइमेटियस सेल से बनेगा. और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या है? आपका एक डेड टिश्यू है. इसकी जो सेल वॉल होगी वो उसके ऊपर थिकनिंग होगी. लिग्निन की थिकनिंग होने की वजह से ये प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाएगा. इसीलिए कोकोनट का जो हस्क है वो हार्ड एंड ब्रिटल होगा. ऑन द अदर हैंड जो कोरिंडर है आपके पास, कोरिंडर इसका स्टॉक बनेगा कॉलेनकाइमा से. यहाँ पर कॉलेनकाइमेटिस टिश्यू प्रेजेंट है, सो दिस इज फ्लेक्सिबल. मालूम है ना, आप लोग जानते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स टिश्यू में, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा टिश्यू देगा? कॉलेनकाइमा देगा. तो वो कॉलेनकाइमा से बना हुआ और वो स्क्लेरेनकाइमा से बना है, इसीलिए वो हार्ड है और वो सॉफ्ट है. नेक्स्ट इज, why do you think that a thick cuticle on the outer wall of epidermis is advantageous for a plant living in the desert but disadvantageous for a plant living underwater? क्यूटिकल, एपिडर्मिस टिश्यू जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्यूटिकल के बारे में सारा पढ़ा था. क्यूटिकल की आउटर वॉल जो है वो एक आपका जो डेजर्ट प्लांट है उसके लिए तो ये एडवांटेजेस है, और एक्वेटिक प्लांट के लिए नहीं है. उसके लिए कोई एडवांटेज नहीं है, उसके लिए ये नुकसानदायक है. तो इसके पीछे का कारण क्या होना चाहिए? सिंपल सी चीज़ है कि डेजर्ट प्लांट के अंदर जो एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल की लेयर होगी वो उसके वाटर लॉस को बचाएगा. पहला पॉइंट ये, वाटर लॉस को बचाएगा. और दूसरा पॉइंट ये था कि किसी भी पैरासाइट को वो अंदर की तरफ जाने नहीं देगा. एक्सट्रीम वेदर होता है, बहुत हार्श कंडीशन होती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो वाटर का लॉस अगर वहाँ पर डेजर्ट प्लांट में होने लग गया तो फिर उनका तो लाइफ साइकिल वहीं खत्म हो जाएगा ना, वो आगे सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे. तो ये तो थी एडवांटेज उसके लिए, डेजर्ट प्लांट के लिए. और अंडर वाटर यानी एक्वेटिक प्लांट्स के लिए इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? अगर एक्वेटिक प्लांट या अंडर वाटर प्लांट के ऊपर क्यूटिकल की लेयर आ जाएगी तो वहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्यूटिकल की लेयर ऊपर की तरफ आ गई, स्टोमेटास कवर हो जाएंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो प्लांट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे. और साथ ही साथ रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि गैसेज का एक्सचेंज नहीं होगा, और गैसेज का एक्सचेंज नहीं होगा तो डिफ्यूजन भी ब्लॉक हो जाएगा, और वाटर एंड न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन सब कुछ उसका ब्लॉक हो जाएगा, जिससे इवेंचुअली प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा. तो ये डिसएडवांटेज क्लियर हो गई. आगे चलेंगे. थर्ड क्या है? वंस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट, प्लांट रूट ने एक बार वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद इट हैज टू ट्रेवल अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रू जाइलम. जाइलम ऊपर की तरफ जाएगा, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करेगा, पानी ऊपर की तरफ जाएगा. हाउ डू द डेड सेल ऑफ द जाइलम, how do the dead cells of the xylem work together with the living cell of leaves at the top to keep the water moving? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है. कुछ समझ में आया आप लोगों को? रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करके ये ऊपर की तरफ इसको लेकर के जाएंगी. दैट मीन्स इसको अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना है. तो आपसे ये पूछा गया है ये कि जो जाइलम की डेड सेल्स हैं, जानते हैं ना वेसल्स एंड ट्रेकिया डेड सेल्स होती हैं जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगी, ये लीव्स की लिविंग सेल के साथ किस तरह से ये अपना तालमेल बिठाएंगी कि पानी ऊपर की तरफ जाएगा. तो इसमें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो हमने थियरी के अंदर पढ़ी भी थी, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं पढ़ाई थी मैंने, थोड़ा सा बताया था आप लोगों को कि ट्रांसपिरेशन होगा. ट्रांसपिरेशन करेगा स्टोमेटा, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होगा, लीव्स में स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे जो करेंगे ट्रांसपिरेशन. जब एक्स्ट्रा वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो इसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन. अब जैसे ही ट्रांसपिरेशन होगा तो जो नीचे का जो कॉलम है, पानी का जो कॉलम है, उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा. क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? देखिए, आप ये जानते हैं कि ऊपर की जो लीव्स हैं और स्टेम है और रूट्स का जो जाइलम है वो सारा क्या रहेगा आपका जुड़ा हुआ रहता है.
अब जब यहाँ पर ये वाटर कॉलम इस तरह से है और यहाँ से जब ये वाटर निकल गया बाहर, तो ये जो नीचे का जो वाटर कॉलम है इसके ऊपर एक प्रेशर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल या बोलेंगे इसको सक्शन पुल। ये सक्शन पुल क्या करेगा, वाटर को ऊपर तक ले जाने में हेल्प करेगा। ट्रांसपिरेशन या सक्शन पुल के अलावा यहाँ पर एक और फोर्स काम करता है, दैट इज कोहेंशन टेंशन। ये दोनों मिल करके पानी को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। क्लियर हो गया? ये ट्रांसपिरेशन पुल एंड सक्शन पुल में दोनों ही चीजें काम में आ गई। लीफ में स्टोमेटास प्रेजेंट थे, उन्होंने ट्रांसपिरेशन किया जिसकी वजह से वहां एक प्रेशर प्रोड्यूस हुआ जिसको ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल बोलते हैं। साथ ही साथ कोहेंशन टेंशन भी यहाँ पर होगा जिससे वाटर जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसको आगे किसी चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ ये रिलेट मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इज what do you think will happen if there were no stomata in the epidermis of the stem or leaves? आपसे कहा गया है कि अगर स्टेम और लीव्स की एपिडर्मिस में स्टोमेटाज नहीं होंगे तो क्या होगा। तो स्टोमेटाज जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो नहीं होंगे। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं स्टोमेटा? एक तो ये है कि ट्रांसपिरेशन करेंगे, वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में, एक्स्ट्रा वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट करेंगे। सेकंड वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ थर्मो रेगुलेशन भी नहीं हो पाएगा। थर्मो रेगुलेशन मतलब जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट नहीं आ पाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जब वाटर वेपर की फॉर्म में जाएगा तो प्लांट की हीट को भी साथ ले जाएगा ना, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये तीनों काम नहीं होंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होगा एंड थर्मो रेगुलेशन भी प्लांट्स का नहीं हो पाएगा। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको पोज दे रखे हैं क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया के, तो आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, कैन यू आइडेंटिफाई विच जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। ये जो डांस के जो स्टेप डांस की जो फॉर्म्स दी गई हैं इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से जॉइंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ऑल्सो व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट ईच जॉइंट अलाउज, और हर एक जॉइंट जो कौन सी मूवमेंट को अलाउ करता है वो बताना है आपको। तो हम लोगों ने जैसे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा भी था, तो सबसे पहला आप लोग इसमें देख सकते हैं, एक आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये प्रेजेंट होगा आपका इधर शोल्डर में और हिप में प्रेजेंट होगा, ये हिप पे, ठीक है। एक होगा हिंज जॉइंट, हिंज दरवाजों के हिंज होते हैं ना, हिंज जॉइंट ये प्रेजेंट होगा जहां पर सिर्फ वन वे मूवमेंट होती है। वन वे मूवमेंट कहां पर होती है, एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट। ये अगर आप लोगों को और मतलब डिटेल में अगर इसको आपको पढ़ना है तो जहां पर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है ना, जॉइंट्स के बारे में पढ़ाया है, तो उस वाले पार्ट में जाकर के आप देख सकते हैं इसको। थर्ड वाले में पाइवट जॉइंट बताया था, पाइवट जॉइंट ये प्रेजेंट होगा यहाँ नेक में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा ऑफ नेक के अंदर प्रेजेंट होगा, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा ऑफ नेक। नेक की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये पाइवट जॉइंट, ठीक है। ये वाले जॉइंट तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए कि इनमें इन जॉइंट्स का मतलब हमें देख सकते हैं कि ये वाले जॉइंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं या ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब ये क्या हेल्प करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं हम लोग। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट करता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, एक तो यहाँ प्रेजेंट है और एक हिप के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये लेग्स की एंड आर्म्स की ग्रेसफुल मूवमेंट करवाएगा। ये हेल्प इन, आप इसमें लिख सकते हैं, हेल्प इन ग्रेसफुल मूवमेंट ऑफ लेग एंड आर्म, लेग एंड आर्म की मूवमेंट कराने में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काम करेगा। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट किस किस के बीच में प्रेजेंट था, हिंज जॉइंट प्रेजेंट है आपका एल्बो में और नी जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, नी को बैंड करने में, बैंडिंग ऑफ नी को बैंड करने में, या जो सिटिंग पोर्शन है, जो कोई सिटिंग पोज होगा, जैसे यहाँ वाला ये वाला पोज हो गया, ये वाला पोज हो गया, यहाँ ये हेल्प करेगा। या कोई बैठने वाला पोज भी कहीं पर आता है, बैठने वाला पोज भी कहीं पर आता है तो वहाँ पर भी हेल्प करेगा। बैंडिंग अकेला नी को ही नहीं, एल्बो को भी बैंड करेगा और साथ ही ये सिटिंग पोज, कोई अगर बैठने वाला पोज भी डांस के अंदर आता है तो उसमें भी हेल्प करते हैं हिंज जॉइंट।
नेक्स्ट इज पाइवन जॉइंट। पाइवन जॉइंट कहाँ पर होगा? ये आपका नेक में प्रेजेंट है, तो ये हेल्प करेगा आपको, हेल्प इन टर्निंग द हेड विद एक्सप्रेशंस। घुमाना है ना, चेहरे को घुमाना है, यहाँ घुमाया जा रहा है, यहाँ है, कहीं पर भी अगर चेहरे को घुमाना है तो उसके लिए हेल्प करेगा पाइवट जॉइंट। हेल्प इन टर्निंग द हेड, ये हेल्प करेगा, हेल्प इन टर्निंग द हेड। कब कब हेल्प करेगा? विद एक्सप्रेशंस। क्या बात समझ में आ गई? 3 मेन जॉइंट पड़े तो तीनों के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाँ जी, पॉज एंड पॉन्डर हमारे पास इतने थे, 5 पॉज एंड पॉन्डर दिए हुए थे, बीच का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट इज अब एनसीईआरटी का जो लास्ट का जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड repeatedly what property of their cells allows them to do this? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड होते हैं, सेल्स की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसा करवाएगी कि लगातार उनको डिवाइड होने देगी? दे हैव थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, नहीं आएगा ये। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल्स दैट स्टोर न्यूट्रिएंट, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल उनमें होती ही नहीं है। दे हैव थिन वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म एंड परमानेंट न्यूक्लियस, यही होगा इसका आंसर, यही होगा, क्योंकि फोर्थ में दिया हुआ है दे आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड होती हैं ये। सो थर्ड आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट है इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स विच टिश्यू इज मॉल फंक्शनिंग? अगर कोई क्या है टिश्यू, इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड, अगर कोई प्लांट जो है लीव्स में से फूड को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो उसका कौन सा टिश्यू प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है? तो फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फूड के लिए तो हमारा फ्लोएम ही रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोएम जो है वो माल फंक्शनिंग है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसीलिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है या फूड का ट्रांसलोकेशन नहीं हो पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इसको, ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको। नेक्स्ट इज why are the epithelial tissues that line an animal's internal organs usually only 1 or a few cell thick? जो epithelial tissue है जो internal organs को inline करता है वो few cell thick क्यों होता है? To store food efficiently, to provide maximum strength, to allow quick exchange of material across them, to reduce friction. Few cell thick मतलब बहुत ही thin होता है। thin क्यों होगा? अब आप लगा लीजिए इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए। to allow क्विक एक्सचेंज ऑफ मटीरियल अक्रॉस दैम, क्योंकि अगर थिन लाइनिंग होगी तभी मटीरियल्स का एक्सचेंज जो है वो इजी होगा। क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए तो क्या चाहिए? प्रोटेक्शन आया था क्या कहीं? नहीं, प्रोटेक्शन नहीं आया इसमें, यही आएगा इसके अंदर थर्ड आंसर, to allow quick exchange of material across them। इसके लिए ही इसकी वॉल जो है वो थिन वॉल होगी, थिक नहीं होगी। आगे चलें, आगे आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यू कैन परफॉर्म दीज 2 जंप्स। आपको यहाँ पर 2 जंप दे रखे हैं, आप इन 2 जंप्स को आप परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रेट लेग जंप, स्ट्रेट लेग है जिसके अंदर कीप नीज एंड एंकल स्टिफ, and second one is normal jump, bend knees and ankle naturally. How did your ankle, knee and hip positions differ between the 2 jumps? इन दोनों में एंकल, नी एंड हिप पोजीशन, इन दोनों में किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है? अब आप इसमें देख लो, इसके इस पोजीशन के अंदर एंकल, नी एंड हिप स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अगर आप स्ट्रेट भी हैं और स्टिफ भी हैं, सीधे हैं, कोई ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप जंप करना चाहेंगे तो ज़्यादा लंबा जंप आप नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पोजीशन दिया हुआ है नॉर्मल जंप के अंदर, आप देख लो इसके अंदर जो एंकल है या हिप है और जो नी है, तीनों ही बैंड है, तीनों बैंड है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा लंबा जंप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है एक स्प्रिंग का काम करेगी, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग की तरह काम करेगी। ये पोजीशन आपका जंप करने के लिए बेहतर है एज कंपेयर टू वो कौन सी थी? स्ट्रेट लेग जंप। उसके अंदर सारा ही स्ट्रेट है, मतलब कहीं कोई कुछ भी बैंडिंग नहीं है, तो आप उसमें अच्छे से जंप नहीं कर पाओगे। दिस सिचुएशन इज बेटर देन दैट।
समझ में आ गया ये वाला आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बैंड योर नीज एंड एंकल्स। एंकल्स एंड नीज को जब आपने बैंड करना है तब कौन सा जॉइंट इसमें हेल्प करेगा? बॉल एंड सॉकेट तो नहीं करेगा क्योंकि वो तो यहाँ होगा और हिप पे होगा। और पाइवट जॉइंट भी हम लोगों ने देखा था, पाइवट कहाँ था? नेक में है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा ऑफ नेक के अंदर है। तो यहाँ बचेगा हमारा हिंज जॉइंट प्रेजेंट होगा नीज एंड एंकल्स के अंदर। नेक्स्ट चलें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अच्छा ए बी सी डी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज गिवन बिलो। अच्छा ये असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आ गए, 4 आपको वही मालूम है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से आंसर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सीधा डायरेक्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ए क्या कह रहा है? एपिथेलियम इज वेल सुटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। बिल्कुल सही बात है ये। एपिथेलियम इज वेल सुटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। लंग्स के अंदर जो एपिथेलियम है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि जहां पर गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाए, मतलब इस तरह की कुछ उसकी पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन नहीं, स्ट्रक्चर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ रीजन के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लोज डाउन डिफ्यूजन। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो लंग्स के अंदर जो एपिथेलियम है वो मल्टी लेयर है जो डिफ्यूजन को स्लो डाउन कर देगी। तो ये तो गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू क्योंकि एपिथेलियम तो चाहिए वहां लंग्स के अंदर जो क्या करेगी? वेल सुटेड फॉर गैस एक्सचेंज, यानी वहां पर जो एपिथेलियम होगी वो ऐसी एपिथेलियम होनी चाहिए जो गैसेस के एक्सचेंज को अच्छे से होने दे या उसमें हेल्प करे। तो 1 लेयर थिक होती है। 1 लेयर थिक मतलब बहुत पतली एपिथेलियम प्रेजेंट होती है लंग्स के पास, लेकिन रीजन क्या कह रहा है? मल्टीपल लेयर है, टॉल है और स्लो डाउन करेंगी डिफ्यूजन को। सो आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। आंसर फॉर ए का आंसर हो जाएगा सी या थर्ड दे रखा है इसके अंदर, क्योंकि लंग्स के पास जो एपिथेलियम होगी होती कॉलमनर एपिथेलियम ही है, लेकिन वो आप कॉलमनर नहीं सॉरी स्क्वेमोस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होगा लंग्स के अंदर जो क्या करेगा ये, और 1 लेयर थिक होगा जो इजी डिफ्यूज करेगा गैसेस को। नेक्स्ट इज बी में क्या बोला गया? कार्डियक मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फटीग। कार्डियक मसल बिना थके कंटिन्यूअसली काम करती है, बिल्कुल करती है। रीजन क्या कह रहा है? कार्डियक मसल सेल्स हैव अ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एन अबंडेंट ब्लड सप्लाई। कि कार्डियक मसल के पास बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है और ब्लड की सप्लाई भी इसके पास अच्छी रहती है। ब्लड की सप्लाई तो अच्छी होती है और इसके पास बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया भी होती हैं, जिसकी वजह से इसके पास लॉट ऑफ अमाउंट में एनर्जी रहती है, इसीलिए तो बिना थके काम करेंगी ये। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्या कुछ समझ में आया? कभी ये दिमाग में आया था आप लोगों के कि कार्डियक मसल या हम कहें कि हार्ट जो है बिना थके पूरी जिंदगी कैसे काम करता है? क्योंकि थकावट तो देखो, ब्रेन भी आपका एक वाइटल ऑर्गन है लेकिन ब्रेन भी थकता है आपका, तो क्या हार्ट नहीं थकेगा? तो आई थिंक अब आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा कि हार्ट क्यों नहीं थकता है। बिकॉज हार्ट हैव अ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिससे इसको लगातार कंटिन्यूटी में एनर्जी मिलती रहेगी और ये थकेगा नहीं। सो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट मूवमेंट। अब ये कह रहे हैं कि टेंडन जो है वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है, तो यही गलत हो गया। जब असर्शन गलत हो गया तो रीजन अपने आप ही करेक्ट होगा, क्योंकि टेंडन मसल टू बोन जोड़ेगा, ये कह रहे हैं बोन टू बोन, तो ए तो गलत हो गया। फिर भी एक बार और देख लो, आप रीजन भी देख लो। टेंडन्स आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। फोर्स को मसल से बोन में ले जाएगा, ये पढ़ाते थे, मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों की चीज ये वाली चीज ध्यान में हो। सो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू के लिए क्या आता है? फोर्थ यानी डी। यहाँ आंसर हो जाएगा डी। मेरे वाले में दिया हुआ था फोर्थ, तो हम लोग फोर्थ भी लिख लेते हैं। डी में क्या आएगा? डी देखें, डी क्या कह रहा है? इन अ हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरीली इन 1 प्लेन। हिंज जॉइंट में एक ही प्लेन में मूवमेंट होती है, बिल्कुल दरवाजा होता है ना जैसा अपना, एक ही तरफ तो मूवमेंट होगी, या तो अंदर खुलेगा या बाहर खुलेगा, एक ही तरफ मूवमेंट होगी उसकी। द बोन एंड्स आर शेप्ड टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शंस। द बोन एंड्स आर shaped to the bone ends are shaped to allow sliding in all direction। जब हम कह रहे हैं कि वहां पर एक डायरेक्शन में होगा तो ज्यादा डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स के लिए क्या आता है? असर्शन इज ट्रू,
C. So here answer will be C. थर्ड हो जाएगा. In a hinge joint, movement occurs primarily in one direction, in one plane. सही है. The bone ends are shaped to allow sliding in all direction. नहीं, all direction में नहीं होता, एक ही direction के अंदर होता है. तो C will be the answer for this question. So next is अब इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या करना है. प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ अ ट्री ऑन द एक्स एक्सिस एंड द डायमीटर ऑफ द ट्री अलोंग विद द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड ओवर टाइम ऑन द वाई एक्सिस. आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है. आप लोगों को एक टेबल दे रखी है, उसमें एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, एज ऑफ ट्री. एक्स एक्सिस पे एज ऑफ ट्री लेनी है और वाई एक्सिस पे लेना है डायमीटर ऑफ द ट्री अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, जो मैंने यहाँ पर पहले ही बना रखा है. नंबर ऑफ वाई एक्सिस पे लिया है हमने एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग साल में एक बार बनती है ना, जिससे हम लोग को ट्री की एज का पता लगता है, उसको काउंट करके. और एक्स एक्सिस पे ले लिया है एज ऑफ ट्री. अब आपको ये देखिए, सिंपल सी चीज़ है ये. यहाँ पर आपको एज दे रखी है, इधर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट ऑफ ट्री, और नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स कितनी बनी है आप लोगों को वो दे रखी है. आप लोगों को ग्राफ बनाना है एज ऑफ ट्री में और नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के अंदर बनाना है. तो जो एज वाला जो ग्राफ बनेगा, आप देख लो, आप कंटिन्यूटी के अंदर 5 ईयर्स का गैप है, तो ये वाला तो आ जाएगा आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन. और जो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स हैं, ये वाला ग्राफ थोड़ा सा जो है इस तरह से कर्व के अंदर आ जाएगा. इस तरह से ये वाला ग्राफ आपका बन जाएगा. आप लोग इसको प्लॉट कर सकते हैं इस ग्राफ को, क्योंकि एनुअल रिंग पहले 5 साल में 5, फिर 10, फिर 20, 25, 30 और 40. क्या बात समझ में आई. और इसी तरह से डायमीटर जो दिया हुआ है, अब आप यहाँ पर एनालिसिस करिए इसको कि पहले 5 साल में डायमीटर पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 24 हो गया, फिर 28, फिर 32, फिर 40 हुआ है. अब 4 से लेकर के 8 तक स्लाइटली ग्रोथ है. 8 से 24 तक एकदम से क्या हुआ, इसने ग्रोथ करी है. और उसके बाद ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ हुई है, धीरे धीरे ग्रोथ हुई है. अब देखते हैं कि इसको लेकर के क्या क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं अगली स्लाइड के अंदर. Analyze the graph in terms of the diameter of the stem over the time and share the interpretation. यही हम लोगों ने अभी क्या किया था कि स्टार्टिंग में जो ग्रोथ हुई थी, ग्रेजुअली ग्रोथ हुई थी 4 to 8 में जब आई, लेकिन जब 8 से 24 एकदम से क्या हुआ, ग्रोथ उसकी बढ़ गई. उसके बाद जो है धीरे धीरे ग्रोथ हुई है, कंटिन्यूटी में धीरे धीरे ग्रोथ हुई है. सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होगी इसमें. What is the relation between the diameter of the teak tree to the annual rings formed? सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से. यू कैन नोट डाउन द फर्स्ट आंसर. अब इसमें पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द टीक ट्री टू द एनुअल रिंग्स. तो पहले रिलेशनशिप बता देती हूँ मैं आपको, उसके बाद इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि क्यों है. डायमीटर ऑफ द ट्री, इन दोनों में रिलेशनशिप हो जाएगी. डायमीटर ऑफ द ट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनुअल रिंग्स. अब ये क्यों हो गया, हर साल में एक एनुअल रिंग बनती है. अब जितनी एनुअल रिंग बनेगी उतना ही डायमीटर होगा. जैसे जैसे नंबर ऑफ एनुअल रिंग बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे जो ट्री है उसका डायमीटर भी बढ़ता जाएगा. सेकेंडरी ग्रोथ करती है ना, तभी तो बनती है ना एनुअल रिंग. बताया था एनुअल रिंग अपना, उसके अंदर जब आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है तो लास्ट के अंदर कॉर्क की फॉर्मेशन कैसे होती है, एनुअल रिंग कैसे बनती है, वहाँ सारा मैंने आपको पढ़ाया था. और ज़्यादा जानकारी आप लोगों को चाहिए हो तो आप पार्ट 2 के अंदर जाइएगा, वहाँ मिलेगी. थर्ड में पूछा गया है विच स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड वेयर इज इट लोकेटेड. ग्रिथ के लिए यानी डायमीटर के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो डायमीटर के लिए हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और प्रेजेंट होगा ये वर्टिकल जो एक्सिस होगा उसके चारों तरफ लेटरल सरफेसेस पे लिख सकते हैं आप. लेटरल सरफेसेस, ऑन द लेटरल सरफेसेस ऑफ द स्टेम के लेटरल सरफेसेस में, या आप ये भी बोल सकते हैं इसमें जो वर्टिकल लेंथ होती है उसके चारों तरफ जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
आई थिंक ये वाला आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है हमारे पास, हाँ जी, एक फॉरेस्ट में, इन अ फॉरेस्ट इट वाज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द ट्रीज वाज सिवियरली डीबार्क्ड बाय एन एलिफेंट टू मीट इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स। बार्क भी खाते हैं एलिफेंट, क्यों? बार्क एक अच्छा सोर्स होता है नरिशमेंट का। बेस्ड ऑन योर लर्निंग आंसर द फॉलोइंग, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं। विच फंक्शंस ऑफ द ट्री इज और आर हैम्फर्ड बाय डी बार्किंग, जब बार्क उतार दी तो कौन से फंक्शन जो है ट्री के वो हैम्फर हो जाएंगे? एक तो आएगा इसके अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हैम्फर हो जाएगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा क्योंकि बाहर की तरफ फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो एक तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन इसमें आपका हैम्फर हो जाएगा। सेकेंड वन इज जो प्रोटेक्टिव वर्क होंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ आपकी एपिडर्मिस भी तो आती है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होंगे, प्रोटेक्टिव फंक्शंस वो भी हैम्फर हो जाएंगे इससे। आया पहली बात समझ में आ गई? चलिए आगे है, विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डीबार्किंग। ये तो पहले का आंसर था, डीबार्किंग के बाद अगर और ज्यादा जो हो जाए, विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डीबार्किंग। डीबार्किंग के बाद भी अगर ट्री का ट्रंक डैमेज हो जाए तो कौन सा टिश्यू जो है उससे आपका अफेक्ट होगा? तो इसमें आपने लिखना है जाइलम। जाइलम टिश्यू अफेक्ट होगा उससे, क्योंकि पहले फ्लोएम आएगा, एपिडर्मिस, फिर फ्लोएम आएगा, तो उसके बाद जाइलम आता है, और ज्यादा डीबार्क हो गया, पहले फ्लोएम तो खत्म हो ही गया था, अब जाइलम भी आपका जो है अफेक्टेड हो जाएगा, जिससे वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होना था वो भी इससे अफेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, थर्ड में क्या पूछा गया है, विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्फर्ड इफ द टिश्यूज बीनीथ द बार्क वर सीवियरली डैमेज्ड। अगर जो बार्क के अंदर के जो टिश्यू थे वो अगर सीवियरली डैमेज हो जाएं तो कौन से फंक्शन नहीं होंगे? तो अंडरस्टूड है, बार्क के अंदर फ्लोएम होगा और जाइलम होगा, तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन था, फूड का पूरी प्लांट में जो सर्कुलेशन होना था वो रुक जाएगा, इससे वो डैमेज हो जाएगा, और साथ ही साथ जो वाटर मिनरल्स का जो वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन था, जस्ट ये सर्कुलेट जो होना था नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वाटर एंड मिनरल्स, तो वो चीज़ें जो है इससे हैम्पर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट assumptions आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चंस अबव? how would the answer change if your assumptions are also changed? तो assumptions में हम लोग मतलब किस तरह से आप लोग ये आंसर कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारा ही अपने बुक के अंदर पढ़ा था, टिश्यूज के अंदर सारा पढ़ा था कि कौन प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बाद में कौन से टिश्यू आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने इसके आंसर्स करे हैं। और इसमें क्या होगा कि अब अगर ये एलिफेंट ने अगर कम डिबार्किंग की है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर वो सीवियर नहीं हुई है, तो ग्रेजुअली टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे क्या होगा, वापस से ये कैम्बियम जो होगी, कैम्बियल जोन जो है, कैम्बियल जोन आप इसमें लिख सकते हैं। कैम्बियल जोन का मतलब है जो कॉर्क कैम्बियम होती है या जो वस्कुलर कैम्बियम होती है, ये वापस ग्रोथ करेगी, वापस ग्रोथ करके ये अगेन अपने जाइलम एंड फ्लोएम को रिकवर कर लेगी और वापस से बार्क भी बन जाएगी। ये आंसर होगा इसका। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, अच्छा हाँ जी, अब इसी के साथ हमारा आज टिश्यू इन एक्शन पार्ट चैप्टर 3 टिश्यू इन एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने 4 पार्ट के अंदर थ्योरी कंप्लीट की थी, फिर 40 एमसीक्यूज किए थे, उसके बाद 25 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, और अभी आज हम लोग जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूअस। इस चैप्टर को हम लोग अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, तो डे 1 से ही देखिएगा आप इसको भी, रिप्रोडक्शन को। नेक्स्ट इज, Amrapali observed that a young mango sapling stem bends flexibly during monsoon winds and does not break. यंग मैंगो प्लांट सैपलिंग जो थी उसका स्टेम जो है मानसून की हवाओं में ब्रेक नहीं हुआ, मतलब फ्लेक्सिबल है वो। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी? तो इसका तो सीधा सा आंसर है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोलेनकाइमा। इसका नाम ही ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, इसको फ्लेक्सिबल टिश्यू भी बोला जाता है इसको। सो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोलेनकाइमा रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिडिक्ट एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन ऑफ द इम्पैक्ट इफ द एग्जिस्टिंग टिश्यू वाज रिप्लेस्ड बाय स्क्लेरेनकाइमा। अगर एग्जिस्टिंग टिश्यू यानी कोलेनकाइमा को स्क्लेरेनकाइमा से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? अब आप देखिए कि कोलेनकाइमा की सेल्स जो हैं
लिविंग होती हैं, इनमें पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा। जैसे यहाँ मानसून की जो विंड थी उसके अंदर भी प्लांट जो है वो डैमेज नहीं हुआ था, कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुआ था। विदाउट बेंडिंग जो है प्लांट अपने आप को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि बाद में वो सीधा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा आ गया, अगर यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा से इसको रिप्लेस कर दिया गया, तो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होंगी डेड, और डेड होंगी ये लिग्निन की वजह से डेड हो जाएंगी, तो प्लांट को ये हार्ड बना देंगी, स्टिफ बना देंगी। तो जो मानसून है या जो भी हार्श वेदर है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसके अंदर जो प्लांट है वो बैंड नहीं होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका प्लांट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए स्क्लेरन जो जहां है उसको वहीं रहने देना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, इंटरचेंज नहीं करना उसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब सोहन ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है फॉर द रीजनरेशन ऑफ शुगर केन। रीजनरेशन एक बॉडी पार्ट से वापस ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाना, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। वेयर ही यूज कटिंग टू ग्रो वेयर ही यूज्ड कटिंग्स टू ग्रो शुगर केन। उसने शुगर केन की कटिंग्स का यूज किया है शुगर केन को वापस से बनाने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ही यूज 2 टाइप ऑफ कटिंग्स, टाइप ए एंड टाइप बी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को अगर ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो बुक तो सबके पास है, आप अपनी बुक खोल के देखिएगा, उसमें आपको ए एंड बी कटिंग्स दोनों क्लियर दिखाई दे रही हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स टाइप बी कटिंग स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू शुगर केन प्लांट्स, वेयर एज द टाइप ए कटिंग डिड नॉट स्प्राउट। टाइप बी जो है स्प्राउट हुआ, यानी स्प्राउट का मतलब यानी उसमें जर्मिनेशन आया और उसने नए प्लांट बनाए, जबकि ए ने नहीं बनाए। अब देखते हैं क्या पूछे गए हैं। वाई वर द टाइप बी कटिंग्स एबल टू ग्रो एज शुगर केन बट टाइप ए कुड नॉट। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि टाइप बी के पास इंटरनोड प्रेजेंट है, ऑन द अदर हैंड टाइप ए के पास इंटरनोड्स नहीं है। यही आंसर होगा इसमें, ए के पास इंटरनोड नहीं है और बी के पास इंटरनोड्स प्रेजेंट है, इसीलिए बी जो है ये स्प्राउट बनाएगा, ये आगे और शुगर केन को बनाएगा और ए नहीं बनाएगा, ठीक है। व्हाट डिफरेंसेस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी कंपेयर्ड टू टाइप ए। क्लियर है, वही बस सिर्फ लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। टाइप बी जो प्लांट है इसके पास ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वो प्रेजेंट होगा नोड्स एंड इंटरनोड्स के बीच में, इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं इसके बी के पास, इंटरकैलरी भी है तो ये ग्रोथ करेगा। ए के पास इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। What observations or measurement was made to determine whether this change had an effect? दिस चेंज मतलब नोड्स एंड इंटरनोड्स का प्रेजेंट होना या इंटरकैलरी का प्रेजेंट होना। टाइप बी के पास क्योंकि नोड्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पर ये ग्रोथ करेगा, स्प्राउट बनाएगा, नए शुगर केन की फॉर्मेशन होगी। बट टाइप ए के अंदर नोड्स प्रेजेंट नहीं है, नोड्स प्रेजेंट नहीं है मतलब इंटरकैलरी नहीं है और वो नए शुगर केन की फॉर्मेशन नहीं करेगा। What parameters should be kept the same for both type of cuttings to ensure a fair comparison? आपको एक फेयर कंपैरिजन करने के लिए क्या पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे? तो पैरामीटर्स में हम लोग जो है इसमें रखेंगे कि जो सॉयल की पीएच है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को कम पीएच में और एक को ज़्यादा पीएच में, मतलब आपने क्या कर दिया उसमें, क्या बोलते हैं उसको, एक की पीएच कम कर दी, एक की पीएच ज्यादा कर दी। पीएच दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, सेम पीएच होनी चाहिए। सेम ही दोनों को वाटर की क्वांटिटी भी आपको कैसी देनी है, सेम देनी है। ऐसा नहीं करना कि एक में पार्शल बोलते हैं कि एक के साथ आप पार्शलिटी कर दी आपने, कि आपने बी के साथ पार्शलिटी कर दी तो बी बढ़ गया। दोनों की पीएच वैल्यू, दोनों की जो सॉइल होगी उसकी पीएच वैल्यू सेम होनी चाहिए और दोनों को इक्वली टाइम पर आपको पानी देना चाहिए और बराबर पानी देना है। और इसके अलावा दोनों की जो सॉइल की कंडीशंस हैं वो भी एक जैसी सॉइल के अंदर दोनों को लगाना है। इसके बाद जो भी आपने इसको फर्टिलाइजर देना है, जो भी मैन्यूर देना है, वो भी आप लोगों को दोनों को एक जैसा ही देना है, कुछ भी उसमें अलग अलग नहीं करना है। तो ये पैरामीटर्स आप लोगों को रखने हैं दिमाग में उसका फेयर कंपैरिजन करने के लिए। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। During the discussion in class, Rohan gives a statement that a tissue is a group of similar cells performing similar functions. But Rajiv counter argues that this is true in case of simple tissues, but little different in case of complex tissues.
प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन क्लास। तो इसके अंदर दो बच्चे हैं, रोहन एंड राजीव। तो आपको क्या लगता है कि कौन सही होना चाहिए? दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, बट रोहन जो है वो, रोहन का जो स्टेटमेंट है ना कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, कि एक जो टिश्यू है वो सिमिलर सिमिलर सेल बनाती हैं और सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। जो रोहन का स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए ही सही है। सिंपल परमानेंट में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के लिए ही उसका ये स्टेटमेंट सही है कि सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, एक जैसी सेल्स जो है एक जैसा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगी। हमने सारा सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा है, आप उसमें जाकर के देख भी सकते हैं इसको। लेकिन राजीव जो बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग जो है जो ओवरऑल टिश्यू की डेफिनेशन है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाकर के फिट बैठती है, जहां पर कई सारी सेल्स मिलकर के काम जब करेंगी और एक टिश्यू जो है एक से ज्यादा फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। बट राजीव काउंटर आर्ग्यूज दैट दिस इज ट्रू इन केस ऑफ सिंपल टिश्यू। वो सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए ही सही है, बट लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। बट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के लिए थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन व्यू ऑफ द डिस्कशन इन क्लास। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि जो राजीव का स्टेटमेंट है वो दोनों के लिए ही सही बैठेगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए भी और सिंपल टिश्यूज के लिए भी। चलिए नेक्स्ट इज कोकोनट हस्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैट्स विच आर टफ एंड fibrous. Which tissue has structural features suitable for providing this strength? तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। Explain why living parenchyma couldn't serve the same purpose. सबसे पहली बात ये कि कोकोनट तो हम लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ लिया है कि कोकोनट तो बनेगा ही स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बनता है, इसीलिए तो ये टफ होगा और फाइब्रस होगा। स्क्लेरेन्काइमा से बनेगा तो इसमें लिग्निन होगी, लिग्निन सीमेंटिंग मटेरियल है जिसकी वजह से ये इसको हार्ड एंड स्टिफ कर देगी। यही था ना, विच टिश्यू है स्ट्रक्चरल फीचर्स, हाँ यही आएगा इसमें, हार्ड एंड स्टिफ बनाएगी, ये सीमेंटिंग मटेरियल है। एक्सप्लेन वाई लिविंग पैरेन्काइमा कुडंट सर्व द सेम पर्पज। लिविंग पैरेन्काइमा इसलिए नहीं कर पाएगी, सबसे पहली बात तो कि ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको दे रखा है कि ये लिविंग होंगी और साथ ही साथ इसकी सेल वॉल थिन होगी और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये लिग्निन की वजह से सेल डेड हो जाएगी, सेल वॉल थिक होगी और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होंगे। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं वो मैट को टफ एंड फाइब्रस बनाने के लिए ज़रूरी हैं, चाहिए। ये फंक्शन अगर उसके पास होंगे, अगर ये चीज़ें उसके पास होंगी तो जो मैट बनेगी वो टफ एंड फाइब्रस नहीं बनेगी, वो बन ही नहीं पाएगी, उसकी टफनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू होते हैं प्लांट के। सॉफ्ट पैरेन्काइमा टिश्यू परमानेंट नहीं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा जो है ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाला काम इसके अंदर नहीं हो पाएगा। बता दिया है कि आप लोगों को कि क्या क्या उनके कैरेक्टर्स होते हैं सेल्स के, कि क्यों स्क्लेरेन्काइमा ही ये फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी, पैरेन्काइमा क्यों नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज Vibha claims to her friend Neha that meristematic cells are located only at the root and shoot apexes. What do you think about this statement? विभा कह रही है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है लोकलाइज्ड होती हैं रूट एंड शूट टिप पर। What questions can Neha ask Vibha to help her understand further if the statement is incorrect? क्या आप लोगों को लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है जो विभा कह रही है? विभा सिर्फ ये कह रही है कि रूट एंड शूट के एपिकल ही प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो विभा से नेहा ये पूछ सकती है देन व्हाट अबाउट द ये जो ग्रास होती है, ग्रास को अगर आप ऊपर से काट देते हैं तो ग्रास किस तरह से बढ़ती है, या व्हाट अबाउट द ग्रिथ ऑफ स्टेम का जो डायमीटर है, जो स्टेम का ग्रिथ है उसके बारे में क्या, वो कैसे बढ़ेगा। तो नेहा का स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कि क्या होंगे, कि व्हाट अबाउट द रूट्स, व्हाट अबाउट ग्रासेस, और जो ये आपने देखा था शुगर केन था, अगर उसको ऊपर से कट कर दिया जाएगा तो वो कैसे बड़े होंगे, और प्लांट का जो स्टेम है वो किस तरह से आपका डेवलप होगा। तो यहाँ पर उसी के साथ साथ रूट एंड ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक के साथ साथ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्रेजेंट होंगे प्लांट्स के पास। ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो इसको आप लोग कर लेंगे, बता दिया मैंने सारा आपको, है ना। अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल आर ऑफ द सेम साइज। एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल है सेम साइज की। विच सेल विल हैव अ लार्जर वैक्यूल, गिव रीजन। कौन सी सेल के पास लार्जर वैक्यूल होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो एक प्लांट सेल ही होगी जिसके पास लार्ज वैक्यूल होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में आपका 70 to 80% पार्ट जो है वो एक लार्ज वैक्यूल कवर कर लेती है, एक मेच्योर प्लांट सेल की अगर बात करें तो। क्योंकि उसको वहाँ पर सेल को शेप देने के लिए, सेल को टर्जिड बनाने के लिए एक इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपकी वैक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि वैक्यूल जो है सेल को शेप देती है और उसको टर्जिड बनाए रखती है। बाकी उसके अंदर प्लांट को बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने की रहती हैं, जैसे उसके अंदर वो अपना एक्स्ट्रा वाटर भी स्टोर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फूड मटेरियल को भी स्टोर कर सकते हैं, या कहीं कहीं पर जो है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होते हैं। इसीलिए प्लांट्स के पास एक लार्ज वैक्यूल होती है, जबकि एनिमल्स के पास छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं या वैक्यूल्स होती नहीं है कुछ सेल्स के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट assumptions आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव। क्या assumptions आप करेंगे इसके लिए? तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग जो है मेच्योर प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में देख रहे हैं। इसमें मेच्योर दोनों सेल्स कैसी हैं? मेच्योर प्लांट एंड एनिमल सेल है हमारे पास। और दूसरी चीज ये कि जो ये हम लोग आंसर दे रहे हैं, दीज आंसर आर ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॉलेज दैट इज गिवन इन आवर बुक एनसीईआरटी। उसमें जो हमें नॉलेज दी गई तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। बिल्कुल आप ये वाली स्टेटमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट इज a textbook states each plant tissue performs only one specific function. What questions would you ask to critically examine the correction of this statement? What examples of tissues would you take to find out the answers to these questions? आपसे कहा गया है कि एक टेक्स्ट बुक कह रही है कि each plant tissue perform only one specific function, कि एक प्लांट टिश्यू एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। अगर आपको इस स्टेटमेंट का अगर आपको क्रिटिक्स करना है तो आप इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे और उसके क्या एग्जाम्पल्स आप देंगे? तो हम लोग इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या एक प्लांट टिश्यू एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? वन प्लांट टिश्यू कैन परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन। क्या एक प्लांट टिश्यू एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? तो इसमें कैसे लिखेंगे इसको? वन टिश्यू परफॉर्म मोर देन फंक्शंस। क्या एक प्लांट टिश्यू एक से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इसका एग्जांपल हम लोग साथ ही साथ एग्जांपल भी कर लेते हैं। पैरेन्काइमा फूड स्टोर करने के साथ साथ फूड को प्रिपेयर भी करेगा इफ इट इज हैविंग क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्लोरेनकाइमा में। और अगर इसके पास एयर है एज इन एरियनकाइमा, देन इट विल हेल्प एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट इन द वाटर। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप इसमें ये राइज कर सकते हैं, कैन टू प्लांट टिश्यू वर्क टुगेदर? क्या दो प्लांट टिश्यू एक साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेंगे जाइलम में 4 सेल्स होंगी। 4 सेल्स मिलकर के एक तो ये करेंगे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और दूसरा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अगर ध्यान हो आप लोगों को, जब हम लोगों ने जाइलम फ्लोएम पढ़ा था तो वहां पर फाइबर भी पढ़े थे, जाइलम फाइबर पढ़े थे ना। जाइलम फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटियस सेल्स होती हैं फाइबर्स के अंदर, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बनते हैं। तो ये दोनों मिलकर के आपके प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का भी काम करेंगे। इसी के साथ हमारे ये एनसीईआरटी बुक के जो पॉज एंड पॉन्डर एंड जो 15 क्वेश्चन आपको बैक एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए थे वो सारे हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमारा चैप्टर 3 टिश्यूज इन एक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर के पार्ट 1 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।